चलिए, तो कल साक्षात्कार में जो भी हमारे साथी अ, लोगों ने भाग लिया, तो उस साक्षात्कार के दौरान जो भी प्रश्न मोटे तौर पे उनसे पूछे गए, उनका जो अनुभव रहा, उसे हम लोग यहाँ पे आज साझा करेंगे। सर, जी, सबसे तो पहले ऋतुराज जी, जी। सर एक हमारे साथी हैं राकेश मीना, कल उनका सर साक्षात्कार था, जिसमें सबसे पहले वो जब गए थे तो वो जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे ही कपड़े वो पहन के गए थे इंटरव्यू के लिए। तो उन्हें उसके लिए उन्होंने सबसे पहले शाबाशी दी कि आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद जब वो बैठे तो उनसे उनके बारे में पूछा गया, तो उन्होंने अपने बारे में बताया। तो सबसे पहला प्रश्न उनसे यही पूछा गया कि जो सबसे पुरानी भाषा है वो तमिल है, तो उसे राजभाषा क्यों नहीं बनाया गया? तो उसके बाद जब उन्होंने अपना आंसर दिया, तो फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको तमिल में अनुवाद करना रहेगा, तो आप कैसे करेंगे? तो उन्होंने एआई टूल्स के बारे में बताया। तो उसके बाद ही उन्होंने प्रश्न किया कि जब एआई टूल्स हैं ही, तो हम आपको क्यों रखें? उसके बाद जब उन्होंने बताया वेटिंग के लिए, फिर उन्होंने बताया कि सर ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो पाली भाषा की तरफ गए, फिर उन्होंने बोला कि जो पाली भाषा है उससे आप क्या समझते हैं पाली भाषा से? उसके बाद उन्होंने अपने जो स्नातकोत्तर में जो सब्जेक्ट था उनका वो पॉलिटिकल साइंस था। तो उन्होंने बोला कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो हिंदी में आपकी रुचि कैसे हुई? आपने हिंदी पढ़ना कब स्टार्ट किया? उसके बाद उन्होंने ही और दे में अंतर पूछा। उसके बाद सर उन्हें 2 ट्रांसलेशंस भी दिए थे। एक तो ट्रांसलेशन था कि पुलिस हमारे देश में कानून का पालन करवाती है, इसलिए हमें पुलिस का सम्मान करना चाहिए। ये ट्रांसलेशन है, जो उन्होंने उनसे पूछा था। उसके बाद सर उन्होंने बोला था कि जो ट्रेंडिंग में कुछ बाइलिंगुअल शब्द था, उनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा था, जो उन्हें पूरी अच्छे तरीके से याद नहीं था, तो बस उन्होंने इतना ही कहा। उसके बाद सर एक और ट्रांसलेशन उन्होंने दिया था, जो सर होता है कि इट इज सर्टिफाइड दैट करके वो पूरा एक डिक्लेरेशन जो रहता है, वो उन्होंने 2-3 लाइन का उनसे लिखवाया और लिखवा के फिर बोला इसे ट्रांसलेट करके बताइए। तो उसका उन्होंने ट्रांसलेट किया। उसके बाद अ, उन्होंने बोला कि जो हमारी जो प्राथमिक शिक्षा होती है, वह मातृभाषा में ही क्यों देना चाहिए? तो ये एक प्रश्न था उनका, जो कि सर जो हमारा एनईपी वाला जो क्लास हुआ था अभी रिसेंट, उसमें से हमें मतलब हम उससे बहुत अच्छे से दे सकते थे। उसके बाद फिर शब्दावली निर्माण संबंधी उन्होंने प्रश्न पूछे कि जो असांविधिक और सांविधिक शब्दावली है, वह कौन तैयार करता है? और फिर उन्होंने एक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार निकाला, उसका हेडलाइन उन्होंने पढ़ के बोला इसका ट्रांसलेट कीजिए, इससे आप क्या समझते हैं? और कल वो सुप्रीम कोर्ट वाली खबर छपी थी जो सोमोटो उन्होंने लिया था, उसके लिए। और उन्होंने बोला कि हिंदी का 2 प्रश्न थे ऐसे थे जो मुझे भी थोड़े से ये नहीं आए। तो वो है कि सबसे पहले हिंदी का शब्दकोश किसने तैयार किया था? ये एक प्रश्न उन्होंने पूछा था। और एक प्रश्न पूछा था हिंदी के लिए सबसे ज़्यादा जो काम है, वह किसने किया? मतलब कौन से विभाग ने किया है, या आपको क्या लगता है कि हिंदी के लिए मतलब सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? उसके बाद उनका साक्षात्कार खत्म हुआ महोदय। लगभग 13 से 14 मिनट चला था। ऐसा तो नहीं कि कहीं हमारा मॉक इंटरव्यू सेशन देख कर के यूपीएससी ने इंटरव्यू ले लिया? हो सकता है महोदय। देखिए, आप लोगों में से जिन लोगों ने मॉक इंटरव्यू दिया है, हाल फिलहाल में जिन लोगों ने दिया है, कितने रिलेटिव क्वेश्चंस हैं, कितने रिलेटिव क्वेश्चंस हैं, आप देखिए, है ना? बिल्कुल यही पैटर्न हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू में अपनाया है। हम अनुवाद भी पूछते हैं, थोड़ा बहुत साहित्य और अनुवाद के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए, और इस तरीके से। तो और देखिए, एनईपी हमने जो आखिरी मोमेंट में सेशन किया, उससे संबंधित, और बताइए, अगर मातृभाषा से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, जिन लोगों ने एनईपी के सेशन को करा है, मतलब आप इंटरव्यू बोर्ड को स्तब्ध कर देने वाली जानकारी दे सकते हैं, हाँ या ना? स्तब्ध कर देने वाली, कह रहे वाह क्या क्या कंटेंट, हाँ या जी ना? सर। तो जी ये चीजें बहुत 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 मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि जो इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करके, क्योंकि ये समझ होनी चाहिए हमें जब भी हम इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, कि इंटरव्यू किस पद के लिए है, उस पद से संबंधित आपके कर्तव्य क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है,
और उससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं, सीधे तौर पे नहीं, सीधे तौर पे तो इंटरव्यू बोर्ड कभी पूछेगा ही नहीं आपसे। चलिए, बहुत बहुत बधाई। तो मुझे लग रहा है कि बाकी हमारे साथी हैं उनको इससे काफी कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा कि नहीं, ये जो प्रश्न है बिल्कुल हमारे कोटे से आ रहे हैं, जिसकी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करी है। आया ना? बहुत बढ़िया। जी सर। चलिए, अब मैं मनीषा जी से आग्रह करूंगा कि जो मनीषा जी से प्रश्न पूछे गए थे, जो उन्होंने आपके साथ साझा किया है, उसे आप हमारे साथ साझा करें। जी सर, मनीषा जी बता रही थी कि सबसे पहले उनको तो परिचय के लिए पूछा गया, फिर पूछा गया वहाँ का क्षेत्रीय भाषा क्या है, आप किस भाषा से में बात करती हैं, फिर उसका हिंदी में क्या योगदान है क्षेत्रीय भाषा का, और ये भी पूछा गया कि किस तरह का इलाका है, पहाड़ी है, रेगिस्तानी है आपका, तो आपके यहाँ शिक्षा प्राप्त करने में लड़कियों को क्या समस्या आती है, ये सब पूछा गया था। और फिर उन्होंने उनकी एक बेटी भी है मनीषा जी की, तो बोले कि आपने ये समस्या फेस की तो आप अपनी बेटी को कहाँ पढ़ाना उचित समझेंगी, किस प्रकार शिक्षा प्राप्त करवाएंगी अपनी बेटी को। हाँ, और उनसे फिर ट्रांसलेशन भी करवाया गया था, उनके लैंग्वेज में, उनके अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करवाया गया था इंग्लिश से। और फिर उनसे ये भी पूछा गया था, धारा 3(3) के दस्तावेज पूछे गए थे उनसे, तो उन्होंने बताया कि धारा 3(3) के दस्तावेज में कितने हैं, और अ, उनका ज़्यादा देर तक नहीं चला था, लेकिन यही सब वो बता रही थी कि ये सारा चीज़ पूछा गया था। राजभाषा से केवल धारा 3(3) पूछा गया था, बाकी ट्रांसलेशन करवाए गए। हाँ, और बोले कि ये दस्तावेज का क्या होना चाहिए, धारा 3(3) बताइए, तो वो बोली थी बाइलिंगुअल होना चाहिए, तो वो बोले कि बाइलिंगुअल का हिंदी बताइए। तो उन्होंने फिर बताया कि द्विभाषी होता है, और उसके बाद कुछ शब्दावली भी 1-2 बोल रही थी कि नॉर्मल नॉर्मल डेज़ में जो हम लोग यूज़ करते हैं, वो शब्दावली पूछा गया था उनसे। उन्होंने इतना ही बताया सर। नहीं, नॉर्मल तो मनीषा जी को इसलिए लग रहा होगा कि वे निरंतर पिछले 1 वर्षों से कंटिन्यूअस सेशंस अटेंड कर रही हैं। और देखिए, आप अगर 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया मॉक इंटरव्यू का, कृष्णकांत का, और एक वीडियो मैंने अपलोड किया दीपिका का। अगर आप लोग ये दोनों वीडियो सुनेंगे, मॉक इंटरव्यू सुनेंगे, जरूर सुनिएगा आप लोग, 20-20, 25-25 मिनट के मॉक इंटरव्यूज हैं। और मैं जैसे कल परसों से जो मेरे पास 22-23 के जिनके एग्जाम्स हैं, उनके मॉक इंटरव्यूज के लिए कॉल आ रहे हैं, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मॉक इंटरव्यू कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्टअप भी कर सकता है और आपके कॉन्फिडेंस को डाउन भी कर सकता है लास्ट मोमेंट पे मैं मॉक इंटरव्यू की सलाह नहीं देता। मैं लगातार निरंतर बहुत दिनों से कह रहा था कि आप लोग मॉक इंटरव्यू अपना कंडक्ट कराइए कराइए, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। पर आप लोग डरते थे, और अब आप चाह रहे हैं कि जब इंटरव्यू सर पे है, अब उसमें क्या होगा, मॉक इंटरव्यू में प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा डाउन। और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको एडवर्सली भी इम्पैक्ट कर सकता है, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि जो मॉक इंटरव्यूज हमने करे, उसको आप लोग देखिए जरूर। ये दो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो अभी मनु जी ने बताया कि उनके क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न। अब अगर आप देखेंगे तो मैंने कृष्णकांत से भी ये प्रश्न किया है और दीपिका से भी ये प्रश्न किया है। कृष्णकांत से रादर ज्यादा किया है, क्योंकि उनसे जब मैंने पूछा, वो सीआईएसएफ में कार्यरत है, तो उन्होंने कहा कि महोदय मैं उनके इस तरह के शब्द थे कि महोदय मैं जिस अंचल से आता हूँ, वहाँ की आंचलिक भाषा ब्रज भाषा है, और मुझे अपने आंचलिक भाषा से बहुत लगाव है, तो उस लगाव के चलते मैं हिंदी क्षेत्र में आना चाहता हूँ, जबकि अभी वो सीआईएसएफ में एक सब इंस्पेक्टर के पद पे कार्यरत है। तो फिर वहां से क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के बहुत सारे प्रश्न बने, और अंत में उनको इस बात का बहुत अफसोस भी रहा कि सर, मैं चाहता था कि मैं इंटरव्यू बोर्ड को इस तरफ मोड़ू जिस तरफ मैं चाहता हूँ। वो क्या दिशा थी, वो चाहते थे कि उनसे उनके वर्तमान कार्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, सीआईएसएफ से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, वो जो कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। तो ये हो नहीं पाया, और बहुत ही थोड़े एक्साइटमेंट में वो चाह रहे थे कि वो अपनी बातों को ज्यादा रखें रेदर देन इंटरव्यू बोर्ड को कम मौका दें प्रश्न करने का। तो उन्होंने जो है, जब उनसे मैंने ये कहा कि चलिए, आप ब्रजभाषा के से लगाव के चलते यदि आप हिंदी क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो हमें किसी ब्रजभाषा के किसी कवि या साहित्यकार की 2-4 पंक्तियां सुना दें। तो सुना नहीं पाए, और उन्होंने जो है बहुत ही हड़बड़ी और कह सकते हैं कि उतावलेपन में, क्योंकि वो चाह रहे थे कि हम मतलब इंटरव्यू बोर्ड वह सुने जो वो सुनाना चाहते हैं, जबकि उनको मौका नहीं मिल रहा था, वो लूप उनको नहीं मिल रहा था कि वो चीजों को बता सके। तो अंततः जब उनको लगा कि अब नहीं मौका मिलेगा, तो यहाँ उनको मौका
मिला नहीं, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मौका बनाने का प्रयास किया, ये कहते हुए कि महोदय मुझे ब्रज भाषा की कोई कविता तो याद नहीं है, लेकिन मैं अपनी एक स्वरचित कविता सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने सुनाई कविता, अच्छी कविता थी, लेकिन साहित्य स्तर पे इतनी अच्छी नहीं थी, भावों के स्तर पे बहुत अच्छी कविता थी। पर जहां हम ब्रज भाषा की बात कर रहे हैं, जो हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का एक मतलब वहां से हिंदी साहित्य की शुरुआत हुई, और हिंदी साहित्य के उत्थान में अगर हम बात करें तो ब्रज भाषा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे हम लोग भक्ति काल की बात करें और चाहे कालांतर में भारतीय हिंदू युग तक में ब्रज भाषा में बहुत रचनाएं हुई हैं, और भक्ति काल में ब्रज भाषा में लिखी हुई रचनाओं के कारण ही भक्ति काल को, मतलब वह भी एक कारण है कि उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो जब आप इतने बड़े परिप्रेक्ष्य को उठा रहे हैं, इतने बड़े कह सकते हैं कि स्पेक्ट्रम को लेकर के आप बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे इसकी कोई भी पंक्ति याद नहीं, और फिर ये कि मैं अपनी एक कविता सुना दूं, और फिर ये कि हाँ, और फिर ये कि वह कविता जो आपने सुनाई वो आपके भावों के स्तर पे बहुत अच्छी कविता है, क्योंकि आप एक फौजी हैं और आपके हिसाब से, लेकिन साहित्य के स्तर पे वह बिल्कुल ही एक मतलब सामान्य स्तर की कविता है, बहुत ही सामान्य शब्द और सामान्य तुकबंदी का प्रयोग करते हुए, बिना किसी भी कह सकते हैं कि काव्य जो नियम है, तो खैर नियमों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कविता का मतलब एकदम सपाट भाषा में बात कह देना भी नहीं होता है, क्योंकि सपाट भाषा में कहने के लिए आपके पास में गद्य शैली है, लिखने के लिए इसमें आप लिख सकते हैं। तो काव्य का मतलब ही होता है कि उसके अंतर्गत तो कुछ ना कुछ रस, चाहे वो जिस तरीके का भी हो, छुपा होना चाहिए, जो आपको थोड़ा अचंभित करे, चमत्कृत करे, चाहे भावों से ही सही, लेकिन वो एक मतलब उस तरह के भाव आने चाहिए, जो कि मुझे कहीं भी उनकी कविता में लगा नहीं। वो एकदम से ऐसा लग रहा था कि चूंकि उनका उतावलेपन है सुनाने के लिए, और वो दिखाना चाहते हैं कि मैं कविता की रचना कर सकता हूँ, तो वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इट विल एडवर्सली इम्पैक्ट द इंटरव्यू बोर्ड अनटिल अनलेस। जैसे आप मान लीजिए कोई अपने किताब ले गई है या कोई ऐसी पत्रिका ले गई है जिसमें आपकी कोई कविता छपी है, और आपसे पूछ लिया बोर्ड ने कि अच्छी आप इसमें आपकी कविता छपी है, जी महोदय, क्या कविता का नाम ये है, आप 4 पंक्तियां सुना सकते हैं उसकी जो आपने लिखी है, जी महोदय सुना सकते हैं, आप सुनाइए। सामने से प्रपोज करके सुनाने का मतलब है कि आप बहुत उतावले हैं, यह जताने के लिए कि आप कितने प्रतिभावान हैं। जरूरत नहीं है, दे आर स्कैनर्स, दे विल स्कैन योर टैलेंट, इवन दो इफ यू डोंट टेल आल्सो दे विल अंडरस्टैंड कि आपकी भाषा का स्तर क्या है, और भाषा का स्तर क्या है तो समझ में आ जाएगा ना कि आप उस भाषा में कितनी रचना अभिरचना करने की क्षमता आपके पास में। हेलो, यस सर। जी सर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा। तो मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों इंटरव्यूज के डिस्क्रिप्शंस को सुन करके, प्रश्नों को सुन करके, कि वी वेयर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक, एंड द वे वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू इज सफिशिएंट। अगर आप लोग इन प्रश्नों को इस तरह से जवाब दे पाए, जो प्रश्न अब देखिए कितने मतलब सामान्य तरह के प्रश्न आपको लग रहे हैं। जैसे उनसे पूछ लिया गया कि हिंदी भाषा में लिखा हुआ पहला शब्दकोश हिंदी का किसने तैयार किया। अगर आपको नहीं पता है ना, ये एक तथ्यात्मक प्रश्न है, फैक्चुअल बेस्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ना कह दें, बिल्कुल भी ये आपके साक्षात्कार को एडवर्सली इंपैक्ट नहीं करेगा। रेदर देन, अगर आप नहीं जानते हैं, रेदर देन आप 2-4 नाम ले लें, महोदय मुझे लगता है ये है वो है, और उसमें से कुछ भी नहीं है, ना उसका कहीं दूर दूर तक नाता है हिंदी के पहले शब्दकोश से, तो वह आपके इंटरव्यू को एडवर्सली इंपैक्ट करेगा। और आपने सीधे सीधे कह दिया कि महोदय मुझे हिंदी के पहले शब्दकोश के बारे में जानकारी अभी नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ लूंगी, तो वो आपको बिल्कुल एडवर्स देंगे। तो अगर उसको छोड़ दिया तो धारा 3-3 का दस्तावेज अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप तोते की तरह बता देंगे, आपको आपने रट रखा है। आपसे ब्रज भाषा के बारे में भी किसी ने भी कमेंट किया था कि मनीषा जी से पूछा गया था, वो आप बता देंगे बढ़िया तरीके से। तो आप सारी चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से, ये जो प्रश्न हमने देखे अभी लगभग 12, 14, 15 प्रश्न हमने सुने, इन दोनों को मिला करके जो मनु जी ने और ऋतुराज जी ने साझा किया। बहुत अच्छा मनु जी और ऋतुराज जी, हम सब लोग आप दोनों का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे साथ इन प्रश्नों को साझा किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं साक्षात्कार की, चाहे इस फेज में और चाहे अगले फेज में, उनको इससे काफी लाभ मिलेगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे कॉल ऑफ करेंगे।